हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा, एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। और जो हमारे एटा एडवांस टीम की ओर से वीडियो प्रोवाइड आपको कराए जा रहे हैं उनमें उनको आप लगातार देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम जो पॉलिटी का वनडे एग्जाम के लिए धुआं सीरीज चला रखा है, उसी में आज हम अपना अगला लेक्चर लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 15वां होगा और जो टॉपिक होगा वो होंगे मूल कर्तव्य। ठीक है, वो क्या होंगे? मूल कर्तव्य। तो देखते हैं लास्ट हमने जो पढ़ा था वो क्या था। लास्ट डीपीएसपी के बारे में पढ़ा था और प्रत्येक डीपीएसपी को हमने बहुत अच्छे से समझा था। एफआर को उससे पहले पढ़ा था। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तीनों को आज हम देखते हैं। एफआर, एफआर, ठीक है, सॉरी, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। दूसरा डीपी एसपी मतलब नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। आज है वो हमारा एफडी मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, ठीक। इसको आज हम समझेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या थे? ये संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्ति के विकास के लिए या व्यक्ति के हर जीवन में कार्य के लिए दिए गए। ये व्यक्ति विकास की बात करते हैं। ये क्या करते हैं? नागरिक विकास की बात करते हैं। मतलब नागरिकों को किस तरह का जीवन जीना, ये हम लास्ट में पढ़ चुके हैं। डीपीएसपी की बात करें तो ये जो सरकार द्वारा, ये संविधान द्वारा प्राप्त है, सरकार द्वारा प्राप्त है, संविधान द्वारा प्राप्त है। वो मतलब नागरिकों के विकास की बात करते हैं। ये राज्यों के विकास की बात करते हैं। और राज्य कैसा बनाना, इनका उद्देश्य क्या है? राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। इनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। मतलब ये अधिकार राज्यों के विकास के लिए, ये किसके लिए थे? नागरिकों के लिए। अब देखो, संविधान ने हम लोगों के नागरिकों के विकास के लिए भी बात कर ली। ठीक है, जब आपको कोई चीज देता है तो आपका भी तो कोई फर्ज बनता है। मतलब आपके लिए कोई व्यक्ति विशेष है, आपका कोई सगा संबंधी है, आपके लिए हर सिचुएशन में खड़ा है आपके साथ। अब उसको भी तो कुछ जरूरत होगी आपकी, तो आपका भी कुछ दायित्व है, तो उसके प्रति आप करें। ठीक है, तो वो व्यवस्था आप देखो, ये राज्यों के विकास की बात कर रहे हैं। कौन? डीपीएसपी। ये संविधान द्वारा प्राप्त है राज्यों के लिए, और ये संविधान द्वारा प्राप्त है नागरिकों के लिए। अब ये नागरिकों को एक ऐसी, इन दोनों को देखकर ये कहा गया, चलो ठीक है भैया, ये तो किसको? नागरिकों को दे दिया, ये राज्यों के विकास की बात कर दी। अब इन दोनों का भी तो कुछ दायित्व बनता है। हाँ, हमारे संविधान के प्रति। तो हमारे संविधान के प्रति जो दायित्व बनता है हम लोगों का, मानो उन्होंने हमें सुविधाएं दे दी,
उन्होंने हमें सुरक्षा प्रदान कर दी, राज्यों की तरफ से राज्यों के कल्याण की बात कर दी, लेकिन अब राज्यों का और नागरिकों का भी कुछ दायित्व है किसके प्रति, संविधान के प्रति। तो वही दायित्व ही, वही नागरिकों के दायित्व ही किसके प्रति, संविधान के प्रति क्या कहलाते हैं, मूल कर्तव्य। दायित्व क्या कहलाते हैं, मूल कर्तव्य। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि मान के चलो आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत गरीब है, आपने क्या किया, आपने हर सुविधा दे दी उसको, सारी सुविधाएं दी, यहां तक कि उसको पढ़ाया लिखाया और हर चीज से खाना खिलाया, कपड़े पे अच्छे दिए ताकि उसके जीवन में कोई दिक्कत ना आ सके। लेकिन अब आपका ये अधिकार था उसके प्रति, और उसका भी तो कोई दायित्व था। जब मानो आपने पढ़ाया है लिखाया है, या अब उसकी क्या हुई है, जॉब लग गई मानो, और जॉब लगने के बाद उसका भी तो कुछ दायित्व होगा आपके प्रति। भाई वो कुछ सोचेगा या नहीं सोचेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना किया। तो वैसे ही ये नागरिकों की एक सोच है, नागरिकों का एक दायित्व है किसके प्रति, ये मौलिक अधिकारों के प्रति या संविधान के प्रति। ठीक है, तो मूल कर्तव्य हैं ये, नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, नागरिकों के दायित्व हैं, उन्हीं को हमने मूल कर्तव्य नाम दिया है। तो इन पे हम मूल कर्तव्यों को देखेंगे। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का 51 का। ठीक है, ये है आपके, इसमें किसका वर्णन है, मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक कह दो या मूल कह दो, इनका वर्णन है। अब देखो ये कहां से लिए गए हैं, इसको हमने ग्रहण कहां से किया है, इसको जो ग्रहण किया है वो रूस से, या पहले इसको क्या बोलते थे, पूर्व सोवियत संघ, यहां से लिए गए हैं। अब बात आती है कि मूल कर्तव्यों को क्या वास्तव में मूल संविधान में शामिल किया गया था। मूल संविधान से तात्पर्य है, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय मूल कर्तव्य क्या शामिल थे, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य ये कब लाए गए, 42वां सीए से मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां सीए 1976 में हुआ, तब इनको शामिल किया गया संविधान में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। तो एक बार हमने क्या ये मूल कर्तव्य थे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या वास्तव में वो मूल संविधान शामिल थी, तो बिल्कुल नहीं है। फिर ये कब लाए गए और कहां से लाए गए, 42वां संविधान संशोधन किया गया हमारे यहाँ 1976 में, तो उसी के तहत पूर्व सोवियत संघ या रूस से इनको संविधान में शामिल किया गया। और ये ऐसा करने के लिए मूल जो मौलिक कर्तव्य है उनको संविधान में शामिल किया जाए, तो ये सिफारिश किसके, मतलब ये समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह थे। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इनको शामिल किया गया। जब ये शामिल किए गए तब इनकी संख्या कितनी थी, 1976 में जब इनको शामिल किया गया
तो इनकी संख्या कितनी थी? 10। 1976 में जब इनको शामिल किया गया तब इनकी संख्या कितनी थी? 10। अब ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया जाए, लेकिन ये लागू नहीं हो पाए उस समय लागू नहीं हो पाए 1976 में। फिर इनको लागू कब किया गया? इनको लागू कब किया गया है? लागू किया गया है वो 1999 में। 99 में जे एस वर्मा समिति की सिफारिश पर इनको क्या किया गया? लागू किया गया। तो देखो मूल कर्तव्य लाए कब गए? 1976 में शामिल कर दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इनकी संख्या कितनी थी? 1976 में 10 थी, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो वो 11 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। और जो प्रभावी इनको लागू किया गया वो किस समिति की सिफारिश पर? 1999 में जे.एस. वर्मा समिति बनी है, उस समिति की सिफारिश पर इनको क्या किया गया? लागू किया गया। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। और इन्हीं 11 मूल कर्तव्यों को हम आपको थोड़ा अच्छे से समझाएंगे और आप भी समझेंगे। ये आपके कर्तव्य हैं किसके प्रति? संविधान के प्रति। ठीक है, ये नागरिकों के कर्तव्य हैं संविधान के प्रति। अब देखो एक एक कर्तव्य को यहां से समझेंगे। पहला, अब अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 का है, उसमें मूल कर्तव्यों को जो नागरिकों को दिए गए हैं, नागरिक उनका पालन करें, मतलब उनको माने। ठीक है, वो व्यवस्था की गई है। तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों के प्रति नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति नागरिकों के अपने अधिकार या विचार जिनका वह पालन करें। ठीक है, मतलब नागरिकों के अपने जो विचार हैं उनको मानने के लिए उसके बारे के 51 का में बात की गई है। अब हम एक एक मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे, जो 11 हुए हैं वहां तक लेके चलेंगे। अनुच्छेद 51 का आप इसको रोमन में 1 भी लिख सकते हैं, आप इसको 51 का ए भी लिख सकते हैं, रोमन में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ का ख ग घ के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। आप चाहे तो इसका की जगह रोमन का लिख सकते हैं, या जो हमारा स्मॉल ए है उसको भी लिख सकते हैं। अब वास्तव में जो पहला कर्तव्य है आपका संविधान द्वारा जो प्रदत्त है वो क्या है? देखो पहला कर्तव्य है वो ये है कि जो संविधान है आप उसका पालन करें। संविधान का पालन करने से तात्पर्य संविधान के नियम कानूनों को माने, उसके आदर्शों को माने, उसकी संस्थाओं को माने। अब संस्था राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इसका भी सम्मान करें। तो पहला मूल कर्तव्य नागरिक का बनता है कि पहले नंबर तो जो संविधान में हमको नियम कानून बताए गए हैं देश के संचालन में,
उसका हमें पालन करना चाहिए, उसके आदर्श संस्थाओं का पालन करना चाहिए, राष्ट्रगान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए। ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है। ऐसा नहीं है राष्ट्रध्वज जब फहरा रहे हैं तो वो तिरछा कर लिया है, उसको मोड़ के रख लिया है, नहीं, तो संविधान का पालन नहीं हुआ, उसके आदर्श संस्थाओं का क्या हुआ, अपमान हुआ। ठीक है, हमारे भारत के तिरंगा का अपमान हुआ, इस तरह नहीं, वो आपका कर्तव्य नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 का में क्या लिखा है, संविधान का पालन कौमा उसके आदर्शों कौमा संस्थाओं कौमा राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर कर। तो यही बताया हमने आपको। पहले में क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं का पालन करें, राष्ट्रध्वज का पालन करें, आदर करें। अब दूसरा है अनुच्छेद 51 खा। इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें उन उच्च विचारों को हृदय में संजोए रखने की बात की गई है जो हमारे देश की स्वतंत्रता के समय, मानो कोई दिक्कत आ रही है हमारे देश में, ठीक है, दिक्कत आ रही का मतलब कोई बाह्य युद्ध हो गया या देश में अशांति, आंतरिक अशांति हो जाए, मतलब आपस में ही हम लोगों के गृह युद्ध हो जाए, कलह हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमारी इन चीजों को निपटने के लिए उच्च आदर्शों को, जो विचार हैं, जो उच्च विचार हैं, उनको हम अपने दिल में हमेशा सजो कर रखें। ठीक है, उच्च विचारों को जो हमारे देश में स्वतंत्रता के समय के लिए क्रांति का एकदम उबाल ला दें हमारे अंदर, ठीक है, क्रांति का उबाल ला दें, उस उच्च विचारों को, उच्च आदर्शों को हमारे अपने हृदय में सजो कर रखना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को जागृत करने वाले उच्च आदर्शों या विचारों को अपने हृदय में सजो कर रखें। ठीक है, मतलब कैसे, राष्ट्रीय आंदोलनों को जागृत करने वाले उच्च आदर्शों या विचारों को अपने हृदय में हमेशा सजो कर रखें। देश के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो आप अपने अंदर ये उच्च विचार हमेशा सजो कर रखें। ठीक है, अब अनुच्छेद 51 का इसमें क्या है, इसमें ये है जो देश की एकता, अखंडता और प्रभुता है उसको बनाए रखें, मतलब हमारा देश टूटने ना पाए, हमारे देश में जो एकता बनी हुई है वो एकता हमेशा रहे। कैसे, मतलब ये
मान के चलो कोई विदेशी आक्रमण कर रहा है हम पर, या हमने किसी पर आक्रमण कर दिया, तो हमारा जो सैनिक बल है तो वो केंद्र का सैनिक बल है, सारा युद्ध में लगा पड़ा है। तो ऐसा नहीं है, अगर मानो वहां उसी समय सैनिक बलों में राज्य के पुलिस की जरूरत, सैनिकों की जरूरत पड़ जाए, तो राज्य पुलिस को भी उसमें लगा दिया जाए। ये हमारी एकता है। अखंडता मतलब हमारा भारत, इसके 28 राज्य एक हैं, ये कभी अलग ना हो, एक दूसरे से टूटे ना, सिर्फ भारत संघ में ही जुड़े रहें, ये अखंडता की बात करता है। दूसरा प्रभुता की बात करें, प्रभुता का मतलब है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। हमारे देश में जो निर्णय लेने वाले लोग हों वो भारत के ही लोग हों, भारत के ही नागरिक या लोग हों। तो इसमें क्या है, देश की एकता, अखंडता और प्रभुता, प्रभुता को संप्रभुता भी लिख सकते हैं, प्रभुता की रक्षा करें, रक्षा करें। ये आपके 3 कर्तव्य हो गए, ठीक। पहला का, फिर खा, फिर गा। चौथा देखते हैं, अनुच्छेद 51 का ग घा। इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें ये लिखा है, देखो वहां तो देश की एकता अखंडता की बात की गई, प्रभुता की बात की, लेकिन यहां कहा गया है संपूर्ण देश की रक्षा करें। और अगर आह्वान किया जाता है, आपको सेवा करने का मौका मिलता है देश के किसी भी क्षेत्र में, तो आप तुरंत तत्पर रहें, ठीक है, तुरंत तत्पर रहें। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है, देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, देश की सेवा करें। ये आपका घा है, मतलब चौथे नंबर का है। अब अनुच्छेद जो 51 का अंगा है, उसमें क्या है, उसमें भाईचारे की बात की गई है, अंगा में भाईचारे की बात की गई है। और जो समरसता है उसकी बात की। समरसता का मतलब है आप दूसरों का सम्मान करें, अपने जैसे समझें, मतलब दूसरे की पीड़ा अपनी जैसी पीड़ा के समान समझिए, ये बात की गई है किसमें। और इसमें यह भी कहा गया है उन विचारों को नकार दीजिए जो देश, राज्य, मतलब देश में या राज्य में, प्रदेश में भाषा के आधार पर भेदभाव उत्पन्न करते हैं। मतलब भाषा के आधार पर विचार कोई है, प्रदेश के आधार पर है, या राज्य वर्ग के आधार पर भेदभाव उत्पन्न हो रहा है राज्य के अंतर्गत, तो ऐसे विचारों को त्याग दीजिए। और इसमें ही बात की गई है उन विचारों को भी त्याग दीजिए जो महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव न रखती हूं, उन विचारों को भी त्याग दीजिए। तो इसमें क्या है, इस वाले में राष्ट्र की राष्ट्रीय समरसता, राष्ट्रीय समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, कॉमा यहीं पर। अब यहां पे आप देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है धर्म,
भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव उत्पन्न हो रहा है तो उनका परित्याग कर दें। के आधार पर भेदभाव के विचारों का परित्याग या इसको ही मान लो, जो भ्रातृत्व की भावना है वो ऐसी नहीं होना चाहिए कि ये भ्रातृत्व की, भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व का मतलब है भाईचारा, भाईचारे की भावना है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा हो, भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा रहा हो, या राज्य विशेष वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा हो। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे विचारों की भावना नहीं होनी चाहिए। इसी में और क्या बात लिखी गई है, उन विचारों का परित्याग कर दिया जाए जो स्त्रियों का सम्मान न कर सकें। ठीक है, इसमें क्या है, उन विचारों को का भी त्याग कर दिया जाए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये तीन बातें हैं आर्टिकल अनुच्छेद घ में और अंगा में। ये पांचवा है, पांचवा मूल कर्तव्य हमारा। अब जो रहेगा वो छठवां ये रहेगा, जो राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति जो समाज में हमारे में संस्कृति जो चली आ रही है और हमारी गौरवशाली परंपरा है, उसको सुरक्षित रखा जाए। ऐसा नहीं समाज में जो समाज के अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको भी चलना पड़ेगा, हमारी जो संस्कृतियां हैं उनको बना के रखा जाए। अब बात यह है ना कि अब इतना मॉडर्न चीजें होती चली आ रही हैं कि हम अपनी संस्कृति को भूलकर अधिकांशतः पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं। तो हाँ, अपनाइए, लेकिन एक लिमिट में अपनाइए, तो हमारे देश की भी संस्कृति सुरक्षित बनी रहे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 का के चा में। चा का मतलब ये छठवां नंबर होगा, ठीक, छठवां नंबर होगा। इसमें देखें क्या लिखा है, राष्ट्रीय देश की सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली, मतलब सामाजिक संस्कृति का मतलब जो हमारे समाज में विद्यमान संस्कृति है उसकी बात कर रहा है, एवं गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण किया जाए, ये आपका कर्तव्य है कि आप हमारे देश की संस्कृति है, समाज की संस्कृति है और हमारी जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनका परिरक्षण किया जाए। जैसे कुछ राज्यों में अपने लोक नृत्य अलग हैं, कुछ राज्यों में अपने लोक गीत अलग हैं, अपनी भाषा शैली अलग है, अपने गांव का कल्चर अलग है, दूसरे गांव का कल्चर अलग है, वो उनका कल्चर जैसा है वैसा बना रहे, ये परंपराएं हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद का छा की। ये छा में क्या है,
मतलब सातवें में क्या है, जो सातवां मूल कर्तव्य है वो हमारा क्या है उसको देखते हैं। इसमें ये है कि जो हमारा पर्यावरण है उसका परिरक्षण करो। पर्यावरण के अंतर्गत वन हैं, जीव हैं, उनका परिरक्षण करो, जीवों को न सताओ, अहिंसा मतलब हिंसा का परित्याग कर दें, अहिंसा का पालन करें। इसमें बात की गई, किसमें, इसमें बात की गई। इसमें क्या है, अनुच्छेद 6 में पर्यावरण की रक्षा एवं पर्यावरणीय जीव जंतुओं की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग, हिंसा का परित्याग, ये 7वां नंबर है हमारा। अगला है वो अनुच्छेद 51 का जा, 51 जा, ये 8वां नंबर है। ठीक है, ये 8वां नंबर है। उसमें क्या है, इसमें है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ज्ञानार्जन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब देखा होगा आपने कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अन्य देश वैज्ञानिक तकनीके में कितने आगे हैं। मानववाद, हमारा जो भाईचारा बना हुआ है, बंधुत्व बना हुआ है, उसको बनाए रखा जाए। और ज्ञान के अर्जन में हम लोगों को और पड़ोसी देशों या विश्व के अन्य देशों से सीखकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक, ये इसकी बात करता है। तो इसमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि कोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, की भावना का विकास करना। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब ये है सीधा सीधा तात्पर्य कि वैज्ञानिक विधियों से नई नई कृषि में इनोवेशन किए जाएं, और भी नए नए इनोवेशन किए जाएं। उसी तरह से मानववाद को भी मतलब संरक्षित रखा जाए। और ज्ञानार्जन मतलब जो दूसरा कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, विश्व का कोई देश भी हो सकता है, व्यक्ति भी, तो उससे ज्ञान अर्जित करें, इस भावना का विकास करना चाहिए। अनुच्छेद, अब ये देश पे ही नहीं, ज्ञानार्जन का मतलब ये नहीं है कोई विश्व का देश कर रहा है तब नहीं, आप अपने मोहल्ले में भी किसी से ज्ञान ले सकते हैं और इन आदर्शों पर चल सकते हैं, उसके आदर्शों पर चल सकते हैं। आप अपनी किताबों में जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं या समाज सेवी रहे हैं, उनसे भी उनको पढ़कर भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ऐसी भावना का विकास आपके अंदर होना चाहिए। अब हम जो बात करेंगे अनुच्छेद 51 का के झा की, झा 51 झा की बात करेंगे। 51 झा की बात करेंगे तो हम इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, इसमें ये है जो सार्वजनिक, ये नमा है, नमा सार्वजनिक
संस्थाओं का परिरक्षण करें और उनको अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण का मतलब है भाई सुरक्षित रखना, अक्षुण्ण रखें। ये क्या है हमारा 9वें नंबर का आर्टिकल है। अब वही हम बात करें अनुच्छेद 51 का के या की, मतलब ये 10वां है हमारा मूल कर्तव्य। ये कौन सा है? 10वें नंबर का मूल कर्तव्य। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कोई व्यक्ति अगर सामूहिक रूप से बढ़ना चाहे आगे या व्यक्तिगत रूप से बढ़ना चाहे, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से आगे बढ़ना चाह रहा है, अपना उत्थान करना चाह रहा है, तो उसको करना चाहिए। मतलब ऐसी भावना भी उसके अंदर कर, मतलब इसमें ये है व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की भावना का विकास। अब मतलब ये वाला क्यों कहा है, बोला गया है अनुच्छेद 10वां मूल कर्तव्य है हमारा नागरिकों का, वो इसलिए कहा गया। देखो अगर आप मान चलिए कोई पड़ोसी देश या विश्व का कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, तो आप भी उसको जानकर, उससे चीजों को सीखकर आप भी अपना उत्थान कर सकते हैं। जब आपका अपना उत्थान होगा, मानो वैज्ञानिक चीजें हैं या नई तकनीकी चीजें हैं, डिजिटल चीजें हैं, आप अगर चीजें अच्छे से कर सकते हैं तो आपका तो विकास होगा ही, आप तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ आपके देश का भी उत्थान होगा, आपके राज्य का भी उत्थान होगा। तो ये बात करता है, ठीक। अब जो हमारे संविधान में नहीं था, कौन सा? 11 नंबर का मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का 4। ये हमारे वैसे देखा जाए तो कौन से नंबर का कर्तव्य है? ये 11वें नंबर का कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कौन सा है? 11वें नंबर। ये हमारे संविधान में वास्तव में नहीं था, लेकिन इसको कब शामिल किया गया? तो जब 1976 में स्वर्णिम समिति की सिफारिश पर लागू किए गए, वो शामिल किए गए थे, तो 10 थी संख्या, तो 11वां जो शामिल किया गया है वो किया गया है 86वां सीए 2002 में हुआ। सीए से तात्पर्य है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो ये क्या था? ये वो कर्तव्य है जो पहले कभी नीति निर्देशक तत्वों में था, फिर इसको मौलिक अधिकार बनाया गया और इसको कर्तव्य भी बनाया गया। तो यहाँ पे क्या था? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। लेकिन ये कर्तव्य किसका है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा माता पिता दिलाएं। देखो एक तो कर्तव्य हो गया, वो संविधान ने हमको स्वयं दे दिया, वो सॉरी मौलिक अधिकार हो गया, जो 21 काम है स्वयं संविधान ने हमको दे दिया, वो उनका भी अधिकार है। लेकिन यहाँ माता पिता का भी कर्तव्य है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाए, ठीक। तो ये हमारे कर्तव्य थे, ये ध्यान रखना। ये वाला जो आर्टिकल है
51 का च 11वां मूल कर्तव्य है जो बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब इसको शामिल किया गया। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको आपको निभाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने ये वाले बता दिया, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आगे बढ़ने, सार्वजनिक संस्थाओं का परिरक्षण करना। अब देखो, कल जो हमने डीपीएसपी में बताया था, आर्टिकल 49 में बताया था कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को सुरक्षित किया जाए। आज यह कह रहा है राष्ट्रीय महत्व से मतलब था जैसे हमारा ताजमहल की बिल्डिंग है, बड़े मंदिर हैं, आगरा का किला है, दिल्ली का किला है, बहुत सारी मस्जिद मंदिर हैं, ये हमारे राष्ट्रीय महत्व के, जहाँ पर्यटक विदेशी लोग आते हैं। अब वो तो हमारा राष्ट्रीय महत्व की स्मारक बिल्डिंग थी। अब यहाँ पे कह रहा है वो सार्वजनिक संस्थाओं का। सार्वजनिक संस्थाओं से मतलब है राज्य में स्थित कोई सरकारी स्कूल है, कोई सरकारी बस है, सरकारी कॉलेज है, या कोई सार्वजनिक खेल का मैदान है, तो आप उसका भी परिरक्षण करें। सार्वजनिक से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे सार्वजनिक संस्थाओं से तात्पर्य है जो सरकार की संपत्ति है, रेल है, सरकारी बसें हैं, इन सभी का आपको क्या करना चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए, मतलब परिरक्षण करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कहीं ये गलत ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि मानो रोड पे यातायात पुलिस का डिवाइडर लगा है, आप रात को गए तोड़ के निकाल लाए, कि वो सरकारी संपत्ति है, उसका वो है, आपकी तो है, जनता के लिए ही तो बनाई है, जनता के कुछ सुख दुख को देखकर बनाई गई है, तो आपकी संपत्ति, उसको तोड़े ना। अच्छा, रेलवे वाले या सब लोग क्यों लिख देते ये आपकी संपत्ति है, ताकि आप लोग थोड़ा जागृत हो सके। तो यही है सार्वजनिक संपत्ति, यही वाली है सार्वजनिक संपत्ति। ठीक, तो ये आपका मूल कर्तव्य पूरा हुआ और पूरे हमने पढ़ा दिए। अब आगे का जो चैप्टर होगा उसके बारे में आप देखिए। यहां तक तो हमने बहुत अच्छे से देखो डीपीएसपी को, एफआर को पहले पढ़ा, डीपीएसपी को पढ़ा, और हमने आज मूल कर्तव्यों को भी पढ़ लिया। अब आपका जो भाग स्टार्ट होगा वो 5 होगा, और इस 5 में क्या उल्लेखित है? संघ शब्द की को वर्णित किया गया। अब ये संघ कहां से कहां तक चलेगा इसको आज समझते हैं, और इसमें जो आएगा वो हम कल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं। भाग 5 पढ़ेंगे हम। भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ शब्द का वर्णन है। संघ कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णित है, यहां तक पढ़ेंगे। भाग 5 में संघ, और संघ में जो अनुच्छेद हैं वो 52 से शुरू हो जाएंगे, और कहां तक हम पढ़ते चलेंगे? 151। मैंने आपसे ये कहा था जिस दिन हमने आर्टिकल मतलब भाग 1 पढ़ाया था, उसी दिन बताया था कि आपको सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, लेकिन हाँ कुछ अनुच्छेद पढ़ने हैं। जैसे आपको 62 तक तो कंटिन्यू अनुच्छेदों को याद रखना ही रखना, आप ABCD की तरह याद होना चाहिए और रटे होने चाहिए आपको। तो वहीं पे हम पहुंच गए, फिर उसके बाद अल्टरनेट हो जाएंगे, स्किप कर करके याद करने हैं। अब यह संघ शब्द, संघ में क्या क्या, कहा किस किन चीजों को पढ़ेंगे उसको देख। संघ में हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे? तो संघ में राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इसी में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बताएंगे, इनको विधायी शक्तियां, और जो कैग है, कैग
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकारी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हो सकता है, अधिकारी, जिसे कहते हैं। ठीक, तो इन को हम पढ़ेंगे, लेकिन हम शुरुआत क्या करेंगे, टॉपिक राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति संघ में इन भाग जो 5 है उसमें संघ में अनुच्छेद है वो वहां से 52 से लेकर 151 तक, और जो टॉपिक रहेंगे हमारे वो राष्ट्रपति रहेगा, फिर उपराष्ट्रपति रहेगा, फिर कार्यपालिका को हम बताएंगे, न्यायपालिका, कैग, और इसी में जब जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो राष्ट्रपति की विदाई सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।